हेलो। ओके, अब आएगा आवाज़। फिर से शुरू करेंगे। सर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर से शुरू करें? मेहनत लग रही है बात सर की, मेहनत लग रही बिना बात सर की। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज अ कॉल। कूल। सर सुनो, कोई लोड नहीं है, फिर से पढ़ाएंगे, कोई मेहनत नहीं लग रही है, 6 बार भी लगेगा पढ़ाएंगे, मेरी बात सुनो। फिर से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शुरू करेंगे और आप लोगों को सुनना है, जिन्होंने नहीं सुना अभी तक भी। अच्छा, मैंने अपना फोन डीएनडी में कर दिया था, चलो मजा आ गया। सर सुनो, क्या रिवाइज करने वाले हैं सर? चैप्टर 5 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन। अच्छा, एक बार पहले कंफर्मेशन दे दो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा हुआ सर देख लिए। सर चैट देख लिया करो प्लीज। अरे यार, कभी रिवीजन करवाए हो? सर सुनो, शुरू करते हैं, चलो फिर से, कोई बात नहीं। मेरा टाइम, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा 10 मिनट जरूर वेस्ट हुआ। अब शुरू करते हैं। सर चैप्टर 5 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन शुरू से शुरू करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तक जो भी मैंने बोला आपको सुनाई नहीं दिया, पर मैंने ये बोला कि अगर आप एक पैर पे खड़े होकर के मेरी बातें नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप एक पैर पे खड़े होकर मेरी बातें नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको सारी चीजें सुननी है आराम से। सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन क्या होता है? सर सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कोई भी पीसफुल और या विलफुल सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंड कंसेशन। सर डिस्प्यूट होना जरूरी है, उसका अगर पीसफुल एंड विलफुल सेटलमेंट करते हो तो वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अरेंजमेंट क्या होता है? सर अरेंजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, अगर आप किसी का भी राइट्स मॉडिफाई कर रहे हो तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं। सर देखो, अमेलगमेशन वगैरह का कोई स्कीम नहीं होता है, एक स्कीम होता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, उसमें या तो कॉम्प्रोमाइज होता है या अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर, ये सारी चीजें आती है सर। ठीक है, अब सर सेक्शन 230 से अपने को 240 तक पढ़ना है, फटाफट खत्म करेंगे, 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, अगर सर सुनोगे नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बेड में लेटे हो तो खड़े हो जाओ, तभी समझ आएगा। सर 230 पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स और मेंबर्स। सर अगर आपको कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना है, यू विल हैव टू ड्राफ्ट अ स्कीम वेयर अ स्कीम इज प्रपोज्ड टू बी proposed of scheme of compromise or arrangement is proposed between the company and its creditor or company and its members, the tribunal on an application by company, creditor, member or the liquidator. Liquidator can be either appointed under Companies Act or under the insolvency bankruptcy code. These, अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है ट्राइब्यूनल को, तो एप्लीकेशन देने के बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या करेगा? मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और मेंबर्स टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड. नाउ सर फॉर दिस सेक्शन, अरेंजमेंट विल आल्सो इंक्लूड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल सच एज कंसोलिडेशन और डिवीजन. उसके बाद सर अपन ने पढ़ा, आप जब नोटिस दे रहे हो ट्राइब्यूनल को, उसके साथ आपको कुछ चीजें अटैच करनी पड़ेगी। सर ब्रॉडली 3 चीजें अटैच करनी पड़ेगी। पहला, मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी. सेकंड, वेयर एनी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल्स आर प्रपोज्ड, देन यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट आल्सो. थर्ड, इफ एनी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज प्रपोज्ड, व्हिच इज कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच इज कंसेंटेड बाय मोर देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 75% of the secured creditors in value. अगर सर 75% of the secured creditors in value consent कर देते हैं, तो आपको वो corporate debt restructuring भी disclose करना पड़ेगा। उसके साथ सर 5 चीजें और disclose करनी पड़ेगी। क्या? पहला सर creditors responsibility statement, अभी मैंने पढ़ा है ना, तुम सुन नहीं रहे थे ना, तो मेरे को याद हो गया। सर creditors responsibility statement in form CAA1. Second, safeguard for the protection of secured and other unsecured creditors. Third, auditor's report. The auditor's reports that funds required after corporate debt restructuring shall conform to liquidity test based on estimated by board. सर मतलब जो funds आपके जो फंड्स है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वो लिक्विडिटी टेस्ट को पास कर जाएंगे, इसीलिए आप कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ऐसा एक ऑडिटर रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को. फोर्थ, यू विल हैव टू गिव अ स्टेटमेंट दैट द कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई हैज बीन अडॉप्टेड इफ एट ऑल अडॉप्टेड. फिफ्थ, वैल्यूएशन रिपोर्ट दैट वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी व्हिच हैज टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. सर ये तीनों चीजें आपको अटैच करके आपको देनी पड़ेगी ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर दे रहा है कि भैया आपको मीटिंग करनी है मेंबर्स या फिर क्रेडिटर्स की. अब सर मीटिंग करनी है तो मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस तो देना पड़ेगा. नोटिस यू विल हैव टू गिव टू ऑल द मेंबर्स
and all the creditors and all the debenture holder. The word is and, sir, the word is not or. सबको जाएगा at their address registered with the company. The notice has to be accompanied by 4 things: DOVE. D, details. You will have to show a statement disclosing details of the scheme of compromise or arrangement. O, other details as you have to give. B, valuation report of the registered valuer. E, effect of such scheme on the creditors, members, scheme managerial person, directors, debenture holders. ये सब पे सर आपको इफेक्ट बताना पड़ेगा. और सर साथ साथ में वो जो नोटिस और डॉक्यूमेंट्स हैं, you will have to place on the website of the company, and if such company is a listed company, on the website of the SEBI or stock exchange, and you will have to keep it on the website before 30 days of the meeting. Also you will have to publish it on a newspaper of English language or vernacular language, ये जैसा स्पेसिफाइड है सर. अब सुनो, अब सर सुनो, यहां तक तो अपन ने पहले भी पढ़ा. सर न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद क्या करोगे? नोटिस. उसके बाद सर जो नोटिस है, नोटिस आप उसमें लिखोगे कि भैया आप वोट या तो इन पर्सन कर सकते हो या प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हो, और बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट विद इन 1 month, एंड द वोट हैज टू बी फॉर अडॉप्शन ऑफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. बट इफ यू आर वोटिंग एज एन ऑब्जेक्शन, देन इफ यू आर अ मेंबर you will have to have at least 10% of the paid up share capital, or if you are a creditor you will have to have at least 5% of the total debt outstanding. Now sir, notice and documents are also to be sent to sectorial regulator. What are sectorial regulator sir? इसको मैंने 3 बॉक्सेस में बांटा है जो सिमिलर काइंड ऑफ चीज रेगुलेटर हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार. सेकेंड कैटेगरी है सर सेबी, रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ आई रियलाइज ऑफिशियल लिक्विडेटर यहां आना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रार के साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है. एंड द थर्ड कैटेगरी सर सच अदर पर्सन हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द स्कीम. उसको भी आपको भेजना पड़ेगा. क्या आपको ये नोटिस और डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे सर. टू क्यों? टू मेक रिप्रेजेंटेशंस विद इन 30 days. इफ नो रिप्रेजेंटेशंस आर मेड, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट देयर आर नो रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद सर मीटिंग में अप्रूवल कैसे होगा? द स्कीम हैज to be approved by majority of the person representing 3/4 in value. They have to approve the scheme. Sir, this has to be approved by person voting, not person present and voting. And sir, after such approval, if the tribunal sanctions the scheme, then the scheme becomes binding on 5 people: company, creditor, member, liquidator and contributories of the company. Sir, सुनो, ये जो वोटिंग लिखा है ना सर मेंबर्स का, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं होते. मेंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी काउंट करना पड़ेगा मेजॉरिटी और 3/4 इन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल शेल प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग. सर अब जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसको ऑर्डर में कुछ चीजें तो लिखनी पड़ेगी. क्या क्या चीजें? पहला, वेयर द स्कीम इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन टू ऑब्टेन डिविडेंड ईदर इन कैश और बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोटेक्शन फॉर एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. थर्ड, इफ द स्कीम रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ एनी राइट्स, इफेक्ट अंडर सेक्शन 48 शुड बी गिवन. इफ द स्कीम इज अग्रीड बाय द क्रेडिटर्स, देन एनी प्रोसीडिंग्स in which is pending with the BIFR which shall abate, and sir any other matters including exit offers to the dissenting shareholders. सर स्कीम कोई भी अप्रूव नहीं करेगा ट्राइब्यूनल जब तक ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता कि जो हमने ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता कि हमने जो स्कीम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज किया है ना, वो 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है. उसके बाद सर ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आ गया उसको आरओसी के पास फाइल कर दो विद इन 30 days. ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा क्रेडिटर्स की अगर मोर देन 90% इन वैल्यू अग्री टू सच स्कीम बाय वे ऑफ एफिडेविट. सर ऊपर जो वो मीटिंग बुला रहे हैं ना, वो मीटिंग नहीं बुलाएगा अगर क्रेडिटर्स मोर देन 90% इन वैल्यू मान जाते हैं. सर शेयर होल्डर्स मानेंगे तो वो डिस्पेंस नहीं करेगा, शेयर होल्डर की मीटिंग तो तब भी बुलानी पड़ेगी. सर अगर स्कीम में कोई बाईबैक का प्रोविजन है तो सेक्शन 68 का कंप्लायंस होना चाहिए. अगर टेक ओवर है तो टेक ओवर हो सकता है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा. कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल को. सर आपको एनसीएलटी के पास सीधा नहीं जाना, एक बार ट्राइब्यूनल के पास पहले चले जाओ. और सर जहां ये ऑर्डर आ गया ना सेक्शन 230 के अंदर, वहां पे सेक्शन 66 का जो सेक्शन 66 क्या है सर, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, उसके प्रोविजन नहीं लगेंगे सर क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगा अगर एप्लीकेबल होगा तो. ठीक है सर. 230 में आपने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अप्रूव करवा लिया. 231 में सर इन्होंने पावर दिया है ट्राइब्यूनल को कि भैया तुमने जो स्कीम अप्रूव किया है ना उसको मॉनिटर कर लेना. द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड गिव सच डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन, और मेक सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. और सर जहां ट्राइब्यूनल ये सेटिस्फाई हो जाता है कि स्कीम इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता और कितना भी मॉडिफाई कर लो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स एज पर द
the scheme, tribunal will order winding up and that winding up will be considered as winding up under section 273 जो सर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है फॉर वाइंडिंग अप 273. सर 232 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 232 टॉक्स अबाउट मर्जर एंड एमालगमेशन. सर कान खोल के सुन लो सर. मर्जर एंड एमालगमेशन ऑफ कंपनीज इज टू बी रेड विद सेक्शन 230. 230 होता है उसके बाद ही 232 होता है. सर 230 में जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आया और ट्राइब्यूनल ने देखा कि भैया इसमें तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है जहां पे मर्जर या एमालगमेशन हो रहा है and some undertaking property or liability wholly or partly is transferred from one entity to the other entity, then the tribunal will order same sir meeting of creditors or members to be called, held and conducted, and the provisions of section 230 subsection 3 to subsection 6 shall apply mutatis mutandis. सर सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 6 के प्रोविजंस क्या हैं जो आपको नोटिस भेजना है, सेक्टोरियल रेगुलेटर्स को भी नोटिस भेजना है, मीटिंग में अप्रूव करवाना है, ये सारे तो एप्लीकेबल होंगे. इन एडिशन टू दोस कंडीशंस यू विल आल्सो हैव टू सर्कुलेट द फॉलोइंग थिंग्स टू द मेंबर्स और द क्रेडिटर्स. व्हाट आर द थिंग्स सर? इसको मैंने बोला था तेवर, TEVAR. सर यहाँ पे सीक्वेंस में ही याद कर लो. पहला सर आपको जो प्रपोज टर्म्स है उसका ड्राफ्ट जो ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द बोर्ड है वो सर्कुलेट करना पड़ेगा. सेकंड, यू विल हैव टू गिव अ कंफर्मेशन दैट वी हैव फाइल्ड दिस ड्राफ्ट विद द रजिस्ट्रार. थर्ड, यू विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट वेयरइन यू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द स्कीम ऑन द शेयर होल्डर्स एंड की मैनेजरल पर्सन, एंड यू विल आल्सो हैव टू ले आउट द शेयर एक्सचेंज रेशियो एंड स्पेसिफाई वैल्यूएशन डिफिकल्टीज. सर एक्सपर्ट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग वैल्यूएशन हैज आल्सो टू बी गिवन एंड अ सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट. व्हेन इज अ सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिक्वायर्ड? इफ द पीरियड जब आप पहली मीटिंग बुला रहे हो ना उसके 6 महीने पहले से पुराने अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको नए बनवाने पड़ेंगे. अ सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट रिलेट्स टू अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 6 months बिफोर द फर्स्ट मीटिंग समन्ड फॉर अप्रूविंग दिस SCA. जब आपने मीटिंग बुलाया उसके 6 महीने पहले अगर खत्म हो रहा है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको यू विल हैव टू प्रिपेयर ए सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट. सर उसके अलावा ट्राइब्यूनल में सर 230 में शैल लिखा था, यहां लिखा है ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर सैंक्शन द स्कीम एंड मे मेक प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग मैटर्स. क्या प्रोविजन है सर? पूरा नहीं याद रखना है लेकिन आपको पॉइंट के अंदर क्या है वो याद रखना है. डेट ऑफ ट्रांसफर. सर वो बताएगा कौन से दिन पे ये डेट ऑफ ये जो मर्जर स्कीम या मर्जर और एमालगमेशन है वो ट्रांसफर डेट क्या होगी. वो डेट वो होगी जो कंपनीज डिसाइड करें अनलेस द ट्राइब्यूनल अदरवाइज डिसाइड्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. इंस्ट्रूमेंट सर जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो स्कीम के हिसाब से आपको इशू करना है वो इशू कर देना. बट देयर विल बी नो सिनेरियो wherein you end up holding the shares of your own company. If there is any such scenario, then it will lead to cancellation of the shares. What does it say? Transferee company shall not, as a result of scheme of compromise or arrangement, hold any shares in its own name or in the name of any trust, and any such shares shall be cancelled. Sir, ऐसा कोई shares मत issue करना जहां पे तुम अपने नाम पे खुद shares issue कर रहे हो. Reliance अपने नाम पे shares issue कर रहे हैं. Legal proceeding सर आपको याद हो गया, ट्रांसफरर कंपनी का हो जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी के पास चला जाएगा. डिसोल्यूशन हो जाएगा ट्रांसफरर कंपनी का विदाउट वाइंडिंग अप. Dissenting shareholders will be given, there will be a provision of what needs to be given to dissenting people. If there is a non-resident shareholders, then the shares shall be allotted to him as per the order of the tribunal. Employees, sir, all the employees of transferor company may become the employees of the transferor company if the tribunal so orders. Listed company, if the acquirer company or if the transferee company is an unlisted company and the transferor company is a listed company. मतलब क्या सर? अगर मान लो जियो अक्वायर कर रहा है वोडाफोन को तो सर ट्रांसफरी अनलिस्टेड है, ट्रांसफरर लिस्टेड है. इन दैट केस सर ट्रांसफरी शैल रिमेन अनलिस्टेड अनलेस इट गेट्स लिस्टेड जियो. एंड इफ द शेयर होल्डर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज वोडाफोन डिसाइड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, देन अ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ द शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. दैट प्राइस शैल नॉट बी लेस देन व्हाट इज स्पेसिफाइड एज पर सेबी रेगुलेशंस. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ट्रांसफरर कंपनी ने जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट किया है उस अमाउंट का सेट ऑफ मिल जाएगा ट्रांसफरी कंपनी को जब वो अपने शेयर कैपिटल रिवाइज करवाने जाएंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सर. और सच अदर इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंटल मैटर्स. सर उसके अलावा स्कीम तब तक नहीं अप्रूव करना जब तक ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि 133 का कंप्लायंस हुआ है. और सर अगर ट्राइब्यूनल चाहे ना तो जब एक प्रॉपर्टी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो रही है तो ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर दे सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ चार्ज. मतलब सर ऐसा हो सकता है एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है लेकिन ट्राइब्यूनल ऑर्डर में बोल सकती है कि वो प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा. लेकिन सर ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, अगर ट्राइब्यूनल स्पेसिफिकली लिखे तो ही होगा. सर जो भी ऑर्डर पास करेगी ट्राइब्यूनल आरओसी के पास फाइल कर देना 30 डेज के अंदर. नहीं फाइल करोगे तो आरओसी को क्या पेनल्टी लगेगी? कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी लगेगी मिनिमम 20,000 फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 1,000 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज. सर स्कीम में क्लियरली आपको अपॉइंटेड डेट लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है.
जो आपके इंडेस में जो एक्विजिशन डेट होता है ना, वो यही डेट होता है, अपॉइंटेड डेट होता है। कंपनी टू फाइल अ स्टेटमेंट विद द आरओसी। सर यहाँ पे सिर्फ आरओसी के पास फाइल करने से नहीं हो जाएगा, हर साल सर आपको, जब तक आप वो स्कीम पूरा का पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर देते, हर साल आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आरओसी को, जो सर्टिफाइड होगा कंपनी अकाउंटेंट, कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी से, जो दिखाएगा कंप्लाइंस विद द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। एंड सर इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे वो लिखा है, कोई बात नहीं सर। 233, आप मेरी बात सुन रहे हो? आर योर बुक्स अवेलेबल फॉर सेल? नॉट येट। सर सुनो, सर सुनो, मेरा फोन जनरल पे, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा तो कॉल कर लियो, ठीक है? कैन हियर। सर चलो आगे बढ़ते हैं। 233, मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, फास्ट ट्रैक ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन। सर इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर और अमेलगमेशन। सर सुनना, ध्यान बनाए रखना, मेरी बात सुनो। कौन कौन मर्जर और अमेलगमेशन कर सकता है? सर 2 स्मॉल कंपनीज और 1 होल्डिंग कंपनी एंड another wholly owned subsidiary, या फिर सर सच अदर कंपनीज एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। सर इन्होंने प्रेस्क्राइब, अभी तक एक रूल, एक नोटिफिकेशन आ गया है जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है सर। उनमें उसने बोला कि स्टार्टअप कंपनीज या फिर एक स्टार्टअप कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये लोग सब मर्जर हो सकते हैं 233 के अंडर। सर क्या स्कीम है सर? सुनना, 233 कहता है फास्ट ट्रैक मर्जर हो जाएगा 2 स्मॉल कंपनी का या फिर एक होल्डिंग कंपनी और होल्डी ओन सब्सिडरी का। इस सेक्शन के अंदर सर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है सर, सबसे पहले यू विल हैव टू इनवाइट एन ऑब्जेक्शन और सजेशन, यू विल हैव टू सेंड अ नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन विद इन 30 days, and such notice is to be issued to registrar, ROC, official liquidator and any person who may be affected by the scheme। सर आप सबको नोटिस भेजोगे, कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन है तो 30 दिन के अंदर अंदर बता दो। सर जो ऑब्जेक्शन या सजेशन रिसीव होंगे ना, यू विल हैव टू कंसिडर देम इन द जनरल मीटिंग। सर यू विल हैव टू कंसिडर देम, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट you include those suggestions, you will have to consider them, and then the scheme is approved by the members at the general meeting, such members who are holding more than 90% of the total number of shares, more than equal to 90% of the total number of shares, and also the transferor company and transferee company will have to file declaration of solvency कि भैया हम solvent हैं with their concerned ROC, and the last but not the least you will have to take approval of the creditors also। सर मतलब यहाँ पे member और creditor दोनों का approval mandatory है। creditor कितने सर? majority representing 9/10 in the value of respective companies, and the approval can either be taken in a meeting or by writing। अगर meeting में ले रहे हो सर 21 days का notice दे देना। सर अभी तक जो ये सारे steps थे ना, ये दोनों कंपनी कर रहे हैं। मतलब मान लो एक छोटा लिमिटेड और मोटा लिमिटेड मर्ज होकर छोटा मोटा लिमिटेड हो रहे हैं, तो छोटा लिमिटेड को भी ये सारे कंप्लाइंसेस करने, मोटा लिमिटेड को भी ये सारे कंप्लाइंसेस करने। पर सर जब मेंबर और क्रेडिटर का अप्रूवल मिल गया ना, उसके बाद सर काम सिर्फ छोटा मोटा लिमिटेड का शुरू हो जाएगा। क्या काम शुरू होगा सर? सुनो, the transferee company chota mota limited will have to file a copy of the approved scheme with the central government registrar or the official liquidator। सर यहाँ पे person affected by the scheme नहीं है, यहाँ पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों भेजते हैं सर? अप्रूव करने के लिए। रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्यों भेजते हैं? वापस से ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो सर जब ये स्कीम मिलेगा ना, क्या हो सकता है? या तो रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज सेंट्रल गवर्नमेंट विल रजिस्टर द स्कीम एंड इशू कन्फर्मेशंस टू दी कंपनीज, बस हो गया सर मर्जर। लेकिन मान लो सर अगर रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर ने 30 डेज के अंदर तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दिया, तो सर ये मान लिया जाएगा उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और वापस यही चीज हो जाएगी कि सीजी रजिस्टर कर लेगा। लेकिन सर मान लो अगर आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने ऑब्जेक्शन रेज किया और सर ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद सीजी को लगता है दैट इट इज द स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, सीजी विल देन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ स्कीम। सर उसके बाद जो यहाँ पे स्कीम आया है ना, यहाँ पे स्कीम आया है ना, उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को कि भैया तुमको 232 में कंसीडर करने का है तो कर लो, जरूरी नहीं है करना, लेकिन करना चाहते हो तो कर लो। और सर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो सर उसको कंसीडर कर लेगा। पर सर अगर स्कीम कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है जो इस सेक्शन का पर्पस है, तो 230 तो क्या होगा सर? 233 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आपके स्कीम को रजिस्टर कर लेगा और कन्फर्मेशन इशू कर देगा। और जैसे ही सर कन्फर्मेशन आ जाएगा तो सर आप ट्रांसफरी कंपनी आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर लेना। रजिस्ट्रार 2 काम करेगा सर, उसको रजिस्टर कर लेगा और वो कम्युनिकेट कर देगा ट्रांसफरर कंपनी को ऑन रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार। जो ट्रांसफरर कंपनी है डीम टू बी डिसॉल्व्ड विदाउट वाइंडिंग अप हो जाएंगे। सर इसका इफेक्ट क्या है? ये जो स्कीम रजिस्टर हो जाता है इसके 4 इफेक्ट हैं सर। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। सेकंड, चार्जेस ऑफ द प्रॉपर्टी और ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफरी कंपनी। लीगल प्रोसीडिंग्स सर, लीगल प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू एंड एनी अनपेड अमाउंट टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर विल बिकम अ लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। सर ये 4 इफेक्ट है। पहला, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगा, पहले जो दूसरे जो चार्जेस है वो एज इट इज रिमेन रहेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे सर, और डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को अनपेड अमाउंट देने की जिम्मेदारी ट्रांसफरी कंपनी की। और सर सेम थिंग, कोई भी ऐसी चीज मत करना जिसकी वजह से आप खुद के शेयर्स खुद होल्ड कर रहे हो।
ट्रांसफरी कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन विद द आरओसी अलोंग विद रिवाइज्ड एएससी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का भी सर आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और उसका भी आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। सर क्वेश्चन, क्या 233 मैंडेटरी है? मतलब अगर दो स्मॉल कंपनी मर्ज होना चाहते हैं तो क्या 233 मैंडेटरी है कि 232 में भी हो सकते हैं? लॉ कहता है सर 232 में भी हो सकते हो, 233 मैंडेटरी नहीं है, 233 ऑप्शनल है। फास्ट ट्रैक मर्जर इज एन ऑप्शन, नॉट अ कंपलसरी थिंग। सर अगर मर्जर हो रहा है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी मतलब सर 242 वाली फॉरेन कंपनी नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन अ कंट्री एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मान लो टेस्ला वो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और वो उस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है जो नोटिफाइड है, तो टेस्ला और मान लो इंडिया में टाटा मोटर्स है, इन दोनों का अगर मर्जर होना है ना सर, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, जो भी कंडीशन इस चैप्टर में दिए हैं वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्टेशन में रूल्स बना सकता है, उसका कंप्लायंस कर लेना। तीसरा, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल ले लेना। और फोर्थ, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम विल प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स ईदर इन कैश और डिपॉजिटरी रिसीट और पार्टली बोथ। ठीक है सर, यहां पे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन 242 वाला नहीं है, याद रखना। 235 236 वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कंफ्यूजिंग सेक्शन, सुन लो सर। 235 है, एक स्कीम है, उसके अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, उनको जबरदस्ती अक्वायर करना। 236 है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, कोई स्कीम नहीं है, उनके शेयर्स अक्वायर करना। पहले 235 पढ़ते हैं सर। पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर who dissent from the scheme or contract approved by majority। सर सुनना क्या है, where a scheme which involves transfer of shares of the transferor company to the transferee company has been approved by shareholders holding more than 9/10 in value। जिस दिन आपको ऑफर किए थे उसके 4 महीने के अंदर मोर देन 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इफ दे अप्रूव अ स्कीम, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months विद इन नेक्स्ट 2 months द ट्रांसफरी कंपनी शैल may give a notice to the dissenting shareholder that it desire to acquire a share। सर एग्जांपल सुनो, जियो अगर वोडाफोन आइडिया को अक्वायर करना चाहता है तो सर जियो वोडाफोन आइडिया को जाके ऑफर देगा कि भैया मेरे को तुम्हारे शेयर्स अक्वायर करने हैं। अगर वोडाफोन के 90% से ज्यादा शेयर होल्डर अगर वो स्कीम को अप्रूव कर दिया ना 4 महीने के अंदर तो उसके बाद अगले 2 महीने में जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है ना, उनको जियो नोटिस दे सकता है कि भैया मेरे को तुम्हारा शेयर अक्वायर करने का है, ये ऑर्डर है मेरा। और सर जब ये नोटिस जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है उनके पास जाएगा ना, तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि या तो तुम ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ एप्लीकेशन फाइल करने विद इन 1 month कि भैया ये जो नोटिस आया ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है। अगर एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोसेस होल्ड में हो जाएगा सर। लेकिन मान लो अगर ट्राइब्यूनल आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, या फिर मान लो आप गए ही नहीं ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेकर के, तो सर जो ट्रांसफरी कंपनी है ना, दैट विल बी एंटाइटल्ड एंड बाउंड, मतलब सर उसका हक भी हो जाएगा, जिम्मेदारी भी हो जाएगी टू अक्वायर दो शेयर्स, एंड द शेयर्स will be acquired at the same terms and conditions जिस टर्म्स पे आपने अप्रूविंग शेयर होल्डर्स का शेयर अक्वायर किया है। सर शेयर अक्वायर कैसे होगा? जब जियो वोडाफोन आइडिया का शेयर अक्वायर करना चाहता है तो मैंने बोला डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस दे देना। अब एक्विजिशन क्या होगा? सर जियो वोडाफोन आइडिया को जो नोटिस भेजा था ना डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, उसकी एक कॉपी भेजेगा, उसके साथ सर इंस्ट्रूमेंट भेजेगा, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। वो इंस्ट्रूमेंट सर वोडाफोन आइडिया विल हैव टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। सो सर द इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी सेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। Instrument will be executed by person appointed by the transferor company, and sir the payment will be made by the transferor company। नहीं सर, जो ट्रांसफर कंपनी को पेमेंट देना है ना, वो ट्रांसफर कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का। सर सुनो क्या बोल रहा हूँ, स्कीम अप्रूव हो गया, आपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस दे दिया है, अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर का शेयर्स अक्वायर करना है ना, जो मैंने आपको क्लास में जियो वोडाफोन और कुमार मंगलम बिरला का एग्जांपल दिया था। अब कुमार मंगलम बिरला का जो शेयर अक्वायर करना है आपको, तो आप वोडाफोन को वो नोटिस की कॉपी भेज दो, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इंस्ट्रूमेंट भेज दो जो वोडाफोन खुद अपने किसी बंदे से साइन करवा लेगी, और उसको ट्रांसफर कर दो पेमेंट। जैसे ही सर आप उसको ये सारी चीजें भेज दोगे ना, तो वोडाफोन आइडिया क्या करेगी, रजिस्टर कर लेगी वो जो ट्रांसफर हो रहा है, और सर वो 1 महीने के अंदर अंदर कुमार मंगलम बिरला जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको बता देगी कि भैया हमारे शेयर्स घर बैठे बैठे बिक गए, हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और पेमेंट भी ले लिया है। अब सर जो पेमेंट आया है ना, द ट्रांसफरर कंपनी विल होल्ड इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन द ट्रस्ट ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर एंड विल बी डिस्पर्स्ड टू द शेयर होल्डर विद इन 60 days। नाउ सर 236 सर ये था 235 जहां स्कीम है और जहां पे स्कीम में प्रॉब्लम हो रही है, स्कीम में मेजॉरिटी लोग अक्वायर कर लिए। 236 क्या है सर? परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। सर सुनो,
सर सुनो, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में कोई स्कीम नहीं है इन द इवेंट ऑफ एनी अक्वायरर बिकमिंग होल्डर ऑफ मोर देन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। सर मान लो राकेश झुनझुनवाला किसी शेयर को अक्वायर करते करते 90% से ज्यादा होल्डर हो गए, या फिर एनी पर्सन बिकमिंग 90% मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग और मोर देन 90% इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल बाई वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन, शेयर एक्सचेंज और कन्वर्जन। या तो अमेलगमेशन या शेयर एक्सचेंज या कन्वर्जन की वजह से या तो आप 90% मेजॉरिटी हो जाते हो, या फिर मोर देन 90% इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, या फिर कोई अक्वायरर हो जो 90% से ज्यादा होल्ड करते हो, देन सच पर्सन शैल नोटिफाई द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ देयर इंटेंशन टू बाई द रिमेनिंग इक्विटी शेयर। सर यहाँ पे शैल लिखा है, मतलब सर आपको मैंडेटरीली नोटिफाई करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको माइनॉरिटी को बोलना पड़ेगा भाई मेरे को तुम्हारे शेयर्स दे दो। सर जो माइनॉरिटी को आप ऑफर दोगे ना, तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा पता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा। सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर 235 में कोई कंडीशन नहीं था रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। सर यहाँ पे सुओ मोटो ऑफर्स भी दे सकते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अगर आप 90% से ज्यादा होल्ड करने लगे तो माइनॉरिटी खुद आके अपने शेयर बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, बोलेंगे भाई तू ले ले, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्राइस डिटरमाइन करेगा उस पे। सर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स के बराबर, कहां पे? इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? सर वो बैंक अकाउंट ट्रांसफरर कंपनी करेगा। सर मान लो जियो में मेजॉरिटी शेयर होल्डर मुकेश अंबानी जी हो गए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर मैं हूं, तो मुकेश अंबानी जी जियो के पास एक बैंक अकाउंट होगा, उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे जिसमें वो मेरे शेयर शुभम के शेयर्स खरीदेंगे, एंड सर सच बैंक अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय जियो एंड द अमाउंट विल बी डिस्पर्स्ड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स विद इन 60 डेज। बट सर अगर किसी कारण से नहीं हो पाया तो 1 साल तक आप डिस्बर्स करते रहना। सर किस कारण से नहीं हो पाएगा? मान लो मैंने उसको चेक भेजा था, उसने चेक बैंक में डाला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 60 डेज के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन 1 साल तक ही चलेगा। सर यहाँ पे जो ट्रांसफरर कंपनी है जो जियो है, दैट एक्ट्स एज अ ट्रांसफर एजेंट। सर एक जगह से पैसे लेगा मुकेश अंबानी से, शुभम को दे देगा, शुभम से शेयर्स लेगा, मुकेश अंबानी को दे देगा। लेकिन सर अगर शुभम फिजिकल शेयर्स नहीं डिलीवर करता है जियो को, तो सर जियो क्या करेगा? शेयर्स कैंसिल कर देगा और उसके बदले नए शेयर्स इशू कर देगा एंड मेक पेमेंट टू द माइनॉरिटी ऑन सच कैंसिलेशन। Now, imagine a situation wherein a minority shareholder is dead or does not exist. Then in that case, उनके हायर या सक्सेसर को पेमेंट चला जाएगा। लेकिन सर हायर या सक्सेसर भी अगर रिकॉर्ड में नहीं है, तो सर उनके पास 3 साल तक का ऑप्शन होगा कि 3 साल तक तुम कभी भी आकर के ऑफर कर सकते हो अपने शेयर्स बेचने के लिए। सर वेरी इंपॉर्टेंट शेयर पॉइंट। सर अगर एक कंपनी में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, अगर माइनॉरिटी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर जा करके जो अक्वायरर है उससे एक हायर प्राइस नेगोशिएट कर लेते हैं, तो सर वो जो मेजॉरिटी है ना, उनको सब माइनॉरिटी में वो पैसे बांटने पड़ेंगे। सर ये एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगा, एक बार सुन लो। सर अगर जियो के माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कौन है? सर मुकेश अंबानी। और सर माइनॉरिटी में मान लो 5 लोग हैं, वो 5 लोग में से 4 लोग अगर मुकेश अंबानी के पास चले गए और बोले भाई जो तू 20 रुपए में बेच रहा है ना शेयर, उसके बदले मेरे को 30 रुपीज चाहिए, और मान लो मुकेश अंबानी मान गया, तो सर जो हर शेयर के पीछे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना, वो ये 5 लोगों में बटेगा, ना कि वो 4 लोग में जो जा करके नेगोशिएशन किए। सर नहीं समझा तो क्लास वापस दिखाऊंगा। 237 क्या है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है अमेलगमेशन करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में अमेलगमेशन ऑर्डर कर सकता है। सर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को मान हुआ कि भाई रिलायंस भी घर की कंपनी है, अडानी भी घर की कंपनी है, अपने ही लोग मर्ज कर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो सर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर पब्लिक इंटरेस्ट इज द की वर्ड हियर। टू अमेलगमेट 2 or more companies, it may by notification in the official gazette order for amalgamation of such company into single company and specified rights and liability of the single company। सर वो ऑर्डर में 2 चीजें लिखी होगी, एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे, दूसरा अदर प्रोविजन as may be necessary to give effect। थर्ड सर जो मेंबर्स होंगे या क्रेडिटर्स होंगे, जो ट्रांसफरर कंपनी है उनके सेम राइट्स होंगे ट्रांसफरी कंपनी में भी। लेकिन सर वो राइट्स कौन डिसाइड करेगा? ये कॉम्पनसेशन कौन डिसाइड करेगा? सर वो सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विल डिटरमाइन द राइट्स एंड पब्लिश इट इन द ऑफिशियल गैजेट and the compensation will be paid by to the concerned member or creditor by the transferee company। बट मान लो सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्ज हो रहे हैं ए बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड में सर एक क्रेडिटर था जिसको 1 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन ए बी लिमिटेड में आपने उसको सिर्फ 50,000 रुपए दिए। इज इट द सेम राइट्स? नो सर। इन दैट केस व्हाट द पर्सन कैन डू इज इट कैन मेक एन अपील टू द ट्राइब्यूनल विद इन 30 days ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड द ट्राइब्यूनल विल मेक एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। सर आप बैठे बैठे अडानी और रिलायंस का ऑर्डर नहीं पास कर सकते अमेलगमेशन का, आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सर पहला, कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर हैज टू बी सेंड टू द कंसर्न कंपनी, रिलायंस और अडानी दोनों को भी, और सर उनको ऑब्जेक्शन या सजेशन देने का टाइम मिलेगा, और जो टाइम होगा सर उतना मिलेगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, लेकिन 2 महीने से कम का टाइम नहीं हो सकता सर। उसके बाद आप तब तक ऑर्डर नहीं फाइल कर सकते जब तक ये सबसेक्शन 4 में जो अपील करने का टाइम है ना, या तो वो एक्सपायर नहीं हो गया है, या फिर आपने अपील प्रेफर किया था और वो डिस्पोज नहीं हो गया है।
उसके बाद सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड एंड मेड सच मॉडिफिकेशंस टू ड्राफ्ट ऑर्डर इन लाइट ऑफ ऑब्जेक्शन और सजेशन बाय द कंसर्न कंपनी। जो रिलायंस और अडानी ने ऑब्जेक्शन रेज किया उसको आपने कंसिडर करके मॉडिफिकेशन किया है, तब तक आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते, और जब ऑर्डर पास कर दोगे तो उसको ऑर्डर को आप यूं ही नहीं पास कर सकते, आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा वो ऑर्डर। 238 क्या है सर? रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर सुनो, 238 से 235 के साथ पढ़ा जाता है। 235 क्या था? जहां पे आप डिसेंडिंग शेयर होल्डर का शेयर्स परचेज कर रहे हो। सर इन रिलेशन टू एवरी ऑफर ऑफ द स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर 235, हर सर्कुलर जो आप भेज रहे हो जिसमें ऑफर है और डायरेक्टर का रिकमेंडेशन है कि भैया ये शेयर्स आपको खरीद लेने चाहिए, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड इन्फो अकंपनी करोगे सर। यू विल इट विल बी अकंपनीड विद द प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। सच सर्कुलर्स विल also contain a statement as to where how has what are the necessary steps that the transferee company has taken to make the necessary cash available, and every such circular shall be registered with the registrar prior to issue। मतलब क्या सर, अगर रिलायंस वोडाफोन आइडिया को टेक ओवर कर रहा है तो सर रिलायंस के जितने भी वो वोडाफोन आइडिया जितने भी सर्कुलर्स सर्कुलेट करेगा ना, उसमें एक तो डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन होगा कि भैया प्लीज अपने शेयर्स रिलायंस को बेच दो। दूसरा सर उनको एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि रिलायंस पैसे का जुगाड़ कहां से कर रहे हैं। तीसरा आपको सर, आपको वो जो सर्कुलर्स है उसको आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और सर अगर रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देता है ना, तो आप सर्कुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन सर अगर सर्कुलर रजिस्टर करने से रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, फिर भी आपने सर्कुलेट कर दिया ना, तो डायरेक्टर आप पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। सर बस मम होने आ गया। सर सुनो, 239 क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी। सर जितनी भी कंपनी अमेलगमेट हो रही है, उसके बुक्स, वो जो ट्रांसफरर कंपनी है वो तो डिसॉल्व हो जा रही है, तो डिसॉल्व होने के बाद कुछ तो लिमिट होना होगा ना, कब तक बुक्स रखेंगे। तो लॉ कहता है जब तक तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं लेते तब तक बुक्स रखने पड़ेंगे। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने के पहले किसी को अपॉइंट करेगा ये एग्जामिन करने के लिए कि भैया कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है क्या रिलेटिंग टू प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और अमेलगमेशन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अगर कोई ऑफेंस हुआ है कि नहीं वो फिगर आउट करने के लिए बुक्स और पेपर्स का एग्जामिनेशन करेगा। अगर नहीं हुआ है तो ऑर्डर पास कर देगा। 240 सर, liabilities of the officers in respect of offense committed prior to merger and amalgamation, they will continue to remain liable even after the merger and amalgamation। ऐसा नहीं सर amalgamation हो गया तो liability खत्म हो गई। That's it. Hope the session was useful and I hope you are still awake. नोट्स जो है बॉस, नोट्स जो हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप सीधा वहां जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। यस सर, चलो थैंक यू, थैंक यू। आई होप यू हर्ड इट। पायल जैन कहती है डिसलाइक वाला कौन है? कोई बात नहीं सर, चलो चलो, आई विल सी यू इन द ऑन नेक्स्ट सैटरडे शार्प एट 7 o'clock। बाय बाय। सॉरी, व्हाट 7 o'clock? 10 o'clock। आई एम सो सॉरी।